अभी एक नई बीमारी जिसको गुलेन बारे सिंड्रोम, बीमारी नई तो नहीं है, पुरानी बीमारी है, परंतु इस बीमारी के मरीज अपने एरिया में नहीं मिलते थे। अभी कुछ दिनों पहले कोरिया बैकुंठपुर में के ज़िले में करीबन 5 से कहीं ज़्यादा जो है मरीज इसके मिले। तो कहते हैं जब इन मरीजों का जब जांच हुआ तो इसमें प्रबल संभावना व्यक्त की गई कि मरीज को जो है वो गुलेन बारे सिंड्रोम है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वैक्सीन लगने के बाद में जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है उसके कारण से जो है ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में मुख्य रूप से नसों की जो तंतु होती है जो कि मांसपेशी के संकुचन के लिए आवश्यक होती है, उन तंतुओं के विरुद्ध में एंटीबॉडी डेवलप होती है और जिससे ये मांसपेशियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। आरंभ की स्थिति में मरीज को पैर में नीचे से पैरालिसिस होना शुरू होता है। सबसे पहले जो सिम्टम जो आता है मरीज को उसमें खुजलाहट रहती है, पैर में जलन रहता है और धीरे धीरे चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दिक्कत आगे बढ़ती है और मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ चालू हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात यह है कि जब इन्फेक्शन एक्टिव रहता है उस समय ये बीमारी नहीं रहती है। मरीज जब सर्दी खांसी वगैरह परेशानी से जब उबर चुका रहता है उसके बाद ये परेशानी जो रहती है वो चालू होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पैर में झुंझुनी वगैरह चालू हुआ, पैर चलने में कमजोरी महसूस हो रहा है, धीरे धीरे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसा मरीज में गुलियन बारे सिंड्रोम होने की संभावना प्रबल रहती है। अपने ज़िले में अभी पिछले सप्ताह में 2 संदिग्ध मरीज ऐसे मिले हुए हैं और इन दोनों मरीजों को जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से हम एम्स भेज रहे हैं। और इस बीमारी में जो इलाज होता है वह इलाज जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है जो कि अपने आप में काफ़ी महंगा इलाज एक होता है। तो ये दवाई की थेरेपी की सुविधा जो है वो एम्स में है और एम्स में जाने के बाद मरीज की इस बीमारी की पुष्टि के लिए वहाँ से सैंपल लेकर के फिर से 2 जगह पुणे, ICMR पुणे और CMC वेल्लोर वहाँ भेजा जाता है। तो इस तरीके से ये जो बीमारी है इसका स्थानीय स्तर पर जो है इलाज नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा कोई लक्षण समझ में आता है तो वैसे में मरीज को हमको एम्स में जो है वो रेफर करना है। वहाँ से उसकी जांच, संपूर्ण जांच जो है जिसमें से पेशाब की जांच है, टॉयलेट की फीकल मैटर की जांच है, ब्लड की जांच है और CSF की जांच है, ये सारी जांच होकर के चीज़ें कंफर्म होकर के डायग्नोसिस बनती हैं। सर इसका इलाज आप बताएं महंगा है, क्या कितना खर्च होगा अगर कोई प्राइवेट में इसका इलाज कराता है तो? एक इंजेक्शन लगने का जो औसतन खर्च जो रहता है 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच का एक इंजेक्शन लगने का रहता है। साथ में इस जो बीमारी है ये 1 लाख में एक व्यक्ति होने की चांसेस रहती कि 1 लाख में इस तरह की बीमारी मिल सकता है और उसमें मोर्टेलिटी जो दर है, जो मृत्यु होने की जो संभावना रहती है वो जो है 2 से लेकर के 3, 1 लाख में यदि मरीज यदि हुआ तो 2 से लेकर 3 मरीज की 100 में मृत्यु हो सकती है। लेकिन बाकी सारे मरीज को पूरी तरह से समय रहते उचित इलाज से बचाया जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये बीमारी बुजुर्गों में जो रहती गंभीर साबित होती है। बुजुर्ग में यदि होता तो तुरंत इसमें डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। बच्चे लोगों में ये बीमारी लगभग ना के बराबर देखी जाती है। आश्चर्यजनक बात ये रहता है कि ये सामान्य रूप से जो मरीज जो आ रहे हैं उसमें जो यंग जो लोग जो रहते हैं, एडल्ट लोग जो रहते हैं 18 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो उम्र रहते हैं ये लोग जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये एक ऐसी उम्र रहती है जिसमें से यदि व्यक्ति पैरालाइज हो गया, सही समय पर यदि डायग्नोसिस यदि नहीं हुआ, इलाज यदि नहीं मिला, पैरालिसिस यदि हो गया तो एक तरीके से समाज का प्रोडक्टिव वर्क जो है वो प्रभावित होता है, पूरा परिवार, पूरा समाज प्रभावित होता है। इसमें सतर्कता रहने की जरूरत है। लक्षण आए कमजोरी का, जिसमें से पैर की कमजोरी चालू होती है तो जरूर चिकित्सक से संपर्क करें। छत्तीसगढ़ शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अंतर्गत पहले भी हमारे पहले भी हमें ये इस प्रकार के मरीज मिलते थे, परंतु इस वर्ष सरकार की संवेदनशीलता है कि सरकार ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को अलर्ट किया हुआ है और जो दवाई है जो कि दवाई चूंकि महंगी रहती थी तो इलाज संभव नहीं हो पाता था, इन सब दवाइयों का जो
व्यवस्था है वो एम्स में किया हुआ है और सभी ऐसे संदिग्ध मरीजों का करते हैं सर्विलेंस करते हुए मरीज को रायपुर भेजने के लिए सभी जगह गाइडलाइन जारी किया गया। आईसीएमआर की टीम भी सरगुजा आई थी इसको लेकर के, उसमें उनसे उनको किस तरह से उनसे बात? आईसीएमआर की टीम लगातार कोरिया में काम कर रही थी और समीपस्थ जिला सरगुजा होने के कारण से और कोरिया के बहुत सारे मरीज जो है वो इलाज हेतु अंबिकापुर और सरगुजा आते हैं, तो उनका मेन ध्येय था कि यहाँ के एरिया को पहचानना, जहाँ मरीज का लोड जो रहता है वहाँ के चिकित्सकों को इस बीमारी के बारे में अवेयर करना, शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का निर्देशों का उचित पालन किए जाने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक टीम आई हुई थी और उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपना लेक्चर दिया और सभी लोगों को इस गाइडलाइन के बारे में, इस बीमारी के बारे में एहतियात बरतने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए।